उत्तर भारत में प्री मानसून की दस्तक, राजस्थान पंजाब से लेकर दिल्ली तक आंधी बारिश का अलर्ट। आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार ने कहा पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, लेकिन एलपीजी पर दबाव। भारत समेत दुनिया के सामने भीख मांग रहा है अमेरिका, ईरानी विदेश मंत्री का हमला। उत्तर भारत में प्री मानसून की दस्तक, राजस्थान पंजाब से लेकर दिल्ली तक आंधी बारिश का अलर्ट। और खतरनाक होने वाला है युद्ध, ईरान जंग के बीच यूएस ने मिडिल ईस्ट में भेजे 2500 मरीन और जंगी जहाज। खार्ग द्वीप पर हमले की खबर के बाद ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी। जेलेंस्की से रजा पहलवी ने की मुलाकात, इन बातों पर हुई चर्चा। ईरानी नेताओं की जानकारी देने पर अमेरिका देगा इनाम, मुस्तफा खामेनी भी सूची में। सोना हुआ सस्ता, खरीदारी का अच्छा मौका, जाने क्या है रेट। स्वरा भास्कर की मां और पूर्व जेएनयू प्रोफेसर ने की धुरंधर की आलोचना। और बांग्लादेश पाकिस्तान मैच में हाई वोल्टेज ड्रामा, सलमान आगा को रन आउट देने पर क्यों हुआ विवाद। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भारत सरकार के 3 मंत्रालयों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति की जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संबोधित किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में पेट्रोलियम डीजल की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही यह स्वीकार किया गया है कि एलपीजी को लेकर दबाव है, लेकिन साथ ही अपील की गई है कि घबराहट में बुकिंग न करें। मंत्रालय ने यह भी बताया कि एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसमें केरोसिन की सप्लाई बढ़ाना और कोयले का इंतजाम करना शामिल है। देश भर में एलपीजी के लिए लंबी कतारों में खड़े लोगों की तस्वीरें सामने आ रही है। गुरुवार को संसद में विपक्षी पार्टियों ने ऊर्जा के मुद्दे पर बहस की मांग की थी। इस दौरान संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने रूसी तेल को लेकर अमेरिका पर हमला बोला और कहा कि वाशिंगटन पर भारत समेत दुनिया भर के देशों के सामने रूसी तेल खरीदने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अराक्ची ने कहा कि इसके पहले अमेरिका ने इन आयातों को रोकने के लिए दबाव डाला था। अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह टिप्पणी की है। इसके साथ ही फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि ईरान युद्ध रूस की ऑयल इंडस्ट्री के लिए संजीवनी बनकर आया है। पोस्ट में अराक्ची ने लिखा, अमेरिका ने भारत को रूस तेल का आयात बंद करने के लिए धमकाने में महीनों बिता दिए। ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध के बाद व्हाइट हाउस अब दुनिया भर के देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, रूसी कच्चा तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। उन्होंने आगे लिखा, यूरोप को लगा कि ईरान के खिलाफ एक अवैध युद्ध का समर्थन करने से उसे रूस के विरुद्ध अमेरिका का समर्थन मिल जाएगा। उत्तर भारत में प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने जा रही है। मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अगले कुछ दिनों में धूल भरी आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि दिल्ली में भी पारा 37 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है। इसी बढ़ती गर्मी के कारण प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय होने लगी हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 14 मार्च से उत्तर राजस्थान में गरज चमक और धूल भरी आंधी की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद 15 मार्च के आसपास पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। मिडिल ईस्ट की जंग ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो तेहरान भी चुन चुन कर विरोधियों को निशाना बना रहा है। इस बीच खबर है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने 2500 मरीन और समंदर के साथ साथ जमीन से हमला करने वाला युद्धपोत भेज रहा है। अधिकारियों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यह अमेरिकी सैन्य बलों की एक बड़ी मजबूती मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के कुछ हिस्सों और समंदर के साथ
साथ जमीन से हमला करने वाले जहाज यूएसएस ट्रिपोली को मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने संवेदनशील सैन्य योजनाओं पर चर्चा करने के लिए पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि करीब 2500 नौसैनिक और समंदर के साथ साथ जमीन से हमला करने वाला युद्धपोत मिडिल ईस्ट की ओर भेजा जा रहा है। इस तैनाती से क्षेत्र में सैनिकों की संख्या में एक बड़ा इजाफा होगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके तेल और ऊर्जा ढांचे पर हमला किया गया तो वह क्षेत्र में अमेरिका के साथ सहयोग करने वाली तेल कंपनियों के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक यह जानकारी ईरानी मीडिया के हवाले से दी गई है। ईरानी सेनाओं की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी बलों ने ईरान के तेल निर्यात के लिए काफी अहम खार्क द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। खार्क द्वीप ईरान के तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र माना जाता है और यहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की सप्लाई होती है। ईरान के दिवंगत शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने पेरिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की है। 65 वर्ष पहलवी ने कहा था कि वह ईरान में एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए काफी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके इस दावे पर संदेह जताया है। ईरान और रूस कई दशकों से सहयोगी रहे हैं। हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया कि वह ईरान के युद्ध में मदद कर रहा है। वहीं रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए आक्रमण में ईरान में डिजाइन किए गए ड्रोन का भी बड़े असर पर इस्तेमाल हुआ है। पहलवी से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन सचमुच एक ऐसा स्वतंत्र ईरान देखना चाहता है जो रूस के साथ सहयोग ना करे और मध्य पूर्वी यूरोप और पूरी दुनिया को अस्थिर ना बनाए। वहीं एक अलग पोस्ट में रजा पहलवी ने कहा कि देश की संप्रभुता की रक्षा की कीमत को यूक्रेन से बेहतर बहुत कम देश समझते हैं। अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के मुख्य नेताओं के बारे में जानकारी देने वालों के लिए $1 करोड़ तक के इनाम की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी नोटिस में कुल 10 लोगों का जिक्र किया गया है। हालांकि इसमें से केवल 6 के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक की गई है। इसमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी भी शामिल है। अली लारिजानी को इससे पहले ईरान की आयोजित एक सरकार समर्थक रैली में देखा गया था। अमेरिका का कहना है कि ये लोग IRGC की सैन्य इकाइयों के विभिन्न हिस्सों का नेतृत्व और संचालन करते हैं। अगर आप गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ताजा रेट जरूर चेक कर लिए। सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में बिना सही जानकारी के खरीदारी नुकसानदायक हो सकती है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने की कीमतों में गिरावट और चांदी के भावों में स्थिरता देखी जा रही है। आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,49,300 रुपए और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,56,770 रुपए है। वहीं प्रति किलो चांदी 2,90,000 रुपए के भाव से बेची जा रही है, जबकि कल शुक्रवार को चांदी 2,90,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची गई थी। यानी इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया है। रांची में 22 और 24 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम कल शाम 1,50,200 रुपए था, जबकि आज इसकी कीमत 1,49,300 रुपए है। यानी इसके भाव में 900 रुपए की गिरावट आई है। वहीं 24 कैरेट का सोना 10 ग्राम कल 1,57,710 रुपए के भाव से बेचा जा रहा था, जबकि आज इसकी कीमत 1,56,770 रुपए है। यानी इसके भाव में 940 रुपए की कमी आई है। फिल्म विद्वान ईरा भास्कर ने हाल ही में समकालीन भारतीय सिनेमा की राजनीति पर चर्चा के दौरान आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की आलोचना की, जो एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की मां है। कार्यकर्ता और लेखक हर्ष मंदर के यूट्यूब चैनल कारवा ए मोहब्बत पर आयोजित इस चर्चा में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान केंद्र के सहायक प्रोफेसर हरीश वानखेड़े भी शामिल थे। JNU में सिनेमा अध्ययन की पूर्व सहायक प्रोफेसर और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की मां ईरा भास्कर ने हाल ही में बैन या सेंसरशिप का सामना करने वाली फिल्मों के बारे में बात की। पैनल ने पंजाब 95 और फूले जैसी फिल्मों पर चर्चा की, जिन्हें प्रमाणन और रिलीज से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने धुरंधर जैसे फिल्मों की आलोचना की और कहा कि इसमें पाकिस्तान के खिलाफ राजनीति कुछ अलग ढंग से दिखाई गई है।
पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मुकाबले में 128 रन से जीत हासिल करके सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है, लेकिन इस मैच के दौरान उसके बल्लेबाज सलमान आगा का विवादास्पद ढंग से रन आउट होने का मुद्दा चर्चा में है। मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान आगा ने रन आउट को क्रिकेट के नियमों के मुताबिक लेकिन खेल भावना के खिलाफ बताया। वहीं बांग्लादेश के कोच मुश्ताक अहमद का मानना था कि कप्तान मेहदी हसन मिराज ने कुछ भी गलत नहीं किया। दूसरे वनडे में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को जीत के लिए 275 रनों का लक्ष्य दिया। मैच 7वें ओवर में ही पहुंचा था और बांग्लादेश ने 3 विकेट के नुकसान पर 27 रन बनाए थे। तभी बारिश के कारण मैच रोक दिया गया। बारिश के बाद जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो ओवरों की संख्या 50 से घटाकर 32 कर दी गई और बांग्लादेश के जीत के लक्ष्य को 275 से घटाकर 243 कर दिया गया। पाकिस्तानी पारी के दौरान बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने सलमान आगा को रन आउट कर दिया, लेकिन इस पर विवाद हो गया। सलमान आगा इस पर काफी नाराज दिखाई दिए।